Hey guys, so welcome to the Pursuit Vidya. In this video, we are going to cover the two editorials. One is on the plastic pollution and another one is on the afforestation. So let's start with the plastic pollution crisis of India. So as we know that India is the world's largest plastic polluter in the world and contributing around 20% of the global plastic emission. Okay, so releasing 9.3 million tons annually. ओके हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 8 मिलियन टन्स जो है प्लास्टिक वेस्ट वो डंप होता है ओशंस में, राइट। बट हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना प्लास्टिक वो 9.3 मिलियन टन्स है एनुअली। ओके, नाउ प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूड्स बोथ debris as well as open burnings of the materials that have escaped from the management systems into the environment, right? So both will constitute as a plastic pollution. तो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ना वो अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम मानी जाती है। क्यों ऐसा? बिकॉज सी डंप साइट्स जो है ना ओपन डंप साइट्स वो ज्यादा है कंपेयर टू द सैनिटरी लैंडफिल्स। अगर आप रेशियो देखोगे तो 10:1 रेशियो है। तो इसके कारण क्या होता है, ओपन डंप साइट्स में ज्यादा प्लास्टिक डंप होता है कंपेयर टू द ट्रीटमेंट इन द सैनिटरी लैंडफिल्स। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स जो है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, रूरल एरियाज जैसे हैं तो वो एक्सक्लूड की गई है फ्रॉम द प्लास्टिक पॉल्यूशन एरेना। लाइक ऑफिशियल 95% ऑफ द कलेक्शन कवरेज एक्सक्लूड्स द रूरल एरियाज एंड द इनफॉर्मल रिसाइकलिंग। तो इसका मतलब जो हमारे पास अभी डेटा है ना, तो दैट इज ओनली ऑफ द अर्बन एरियाज। थर्ड इज ट्रू वेस्ट जनरेशन जो है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 0.54 kg per person daily, not the 0.12 kg as per the statistics. What are the other challenges? Other challenges is the data collection. क्यों ये अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम है? क्योंकि डेटा अच्छी नहीं है। तो उसके कलेक्शन में क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो वन इज द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रिपोर्ट्स, क्योंकि जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कहाँ से लेती है? तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में से डेटा लेती है। और वो कहाँ से लेती है? तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से लेती है। और म्यूनिसिपल इज कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज, तो रूरल एरियाज में ये एक्सक्लूडेड है। तो रूरल एरियाज के हमारे पास डेटा नहीं है। देन देर इज अ मेथडोलॉजी कंसर्न्स, कौन किस वेस्ट को प्लास्टिक पॉल्यूशन माना जाए, एक्स वाई जेड। सो ये यूनिफॉर्म मेथडोलॉजी नहीं है अक्रॉस द स्टेट्स, so this is also one of the big problem. Therefore there is a need for the transparency by the third party scrutiny, right? So this you should know. Other challenges, what are the challenges of the plastic pollution management? Okay, so one is inadequate waste processing. So India के पास जो waste processing infrastructure है वो inadequate है, right? So India can handle only 30% of the collected plastic waste. So it creates a significant operational bottlenecks. दूसरा, collection system limitations. Okay, because rural areas and informal settlements जो हैं वहाँ पे insufficient collection systems हैं, राइट। देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इंडिया की अथॉरिटीज के पास लिमिटेड फंडिंग है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत कम है, इक्विपमेंट्स नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। सो इसके कारण क्या होता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल तरीके से नहीं होता। दूसरा, एनफोर्समेंट चैलेंजेस आर आल्सो देयर। डिस्पाइट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस, इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट रिमेन इनकंसिस्टेंट, राइट। क्योंकि लीगल एक्सपर्टाइज ही नहीं है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के पास, तो वो अच्छी तरह से एनफोर्स नहीं कर सकती रूल्स एंड लॉस को। वी हैव एडुकेट रूल्स, वी हैव एडुकेट लॉस लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बट लोगों को पता ही नहीं है, तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, राइट। नाउ व्हाट वी शुड डू, तो जो डेटा का काम है ना कि डेटा कैसे अच्छी तरह से ली जाए, तो उसके लिए फर्स्ट तो टेक्नोलॉजी का यूज लीजिए, राइट। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, तो अगर वेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जियो टैग कर दीजिए, तो क्या हो सके पूरी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज को ट्रैक किया जाए। फिर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ रिसाइकलर्स और ईपीआर कियोस्क को कनेक्ट कीजिए और फिर मटेरियल रिकवरी कीजिए। ओके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो वेस्ट से वेल्थ बन सके, राइट, रिसाइकल होके। ओके, और इसके लिए लोकल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कीजिए, अर्बन और रूरल बॉडीज को, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इंटरवेंशंस दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स बनाइए कि वेस्ट को कहाँ पे कैसे सेग्रीगेट करना है
इसके प्रोटोकॉल्स होने चाहिए और उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली आप वेस्ट को कलेक्ट कीजिए और डंप कीजिए। तो दैट इज नीड ऑफ द आवर। देन म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कीजिए, राइट। कौन सा म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो वेस्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए, राइट। सो मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर मस्ट implement the buyback program, ensure the recyclable packaging। फिर अगर कोई नहीं कर रहा है, नॉन कंप्लायंस कर रहा है, तो उसको फाइन्स एंड पेनल्टीज स्ट्रिक्ट करिए उसके लिए। और ये सब के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाइए, थर्ड पार्टी स्क्रूटिनी लाइए, ओके, वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स लाइए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये लिख सकते हैं मेंस में अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एडिटोरियल, दैट इज ट्री प्लांटेशन। Okay, now all you know that India has to achieve the net zero emission by the 2070। Okay, ये एक इंडिया का एम एंड एस्पिरेशन है और उसके लिए ट्री प्लांटेशन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर टू एंश्योर द सस्टेनेबिलिटी इन द इकोसिस्टम, राइट। आज की तारीख में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये दोनों हैं, हाँ। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज अराउंड 25.17% एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, राइट। और टारगेट कितना है? 33% का हमारा टारगेट है। देयरफॉर ट्री कवर को एक्सपांड करना ही है बिकॉज ये इज वन ऑफ द पिलर फॉर मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो देखो, अगर हम ज्यादा ट्री ग्रो करेंगे तो उतना ज्यादा कार्बन सीक्वेस्ट्रेट होगा, राइट। क्योंकि ट्रीज कैन एक्ट एज अ नेचुरल कार्बन सिंक्स, एब्जॉर्बिंग द एटमोस्फियर कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट होगा क्योंकि ट्रीज क्या करेंगी? ट्रीज पूरी सॉइल को जैसे बाइंड करके रखेंगी, तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगा। फिर जैसे ट्रीज के जो भी लीव्स हैं वो यहाँ पे गिरेंगे तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह एक्ट करेंगे, तो ट्रीज की सॉइल की फर्टिलिटी भी एनहांस होगी, इरोजन रिड्यूस होगा। और ट्रीज जो है ना वो इंटेंसिटी ऑफ फ्लड को कम करेंगी, तो इसके कारण क्या होगा? रिचार्ज ग्राउंड वाटर होगा, राइट। फ्लड एंड ड्रॉट के इंटेंसिटी कम करेंगी और फिर अगर रन ऑफ है तो उसको स्लो डाउन करेगी, तो उसके कारण क्या होगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऑब्वियसली नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। सो ट्रीज में से जैसे फ्रूट्स हैं या फिर श्रब्स एंड ऑल आर देयर, फ्लावर्स हैं, तो ये सब आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं क्योंकि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है बाय 20 to 30% इनकम को इंक्रीज करके। क्लाइमेट रेजिलियंस, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रीज की आदत है वो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज कर देती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट करेंगी। हैबिटेट प्रोवाइड करेंगी बायोडाइवर्सिटी से को, तो बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन, ओके, दे प्रिजर्व द नेटिव स्पीसीज। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो जैसे नॉइज पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इन सब से छुटकारा देंगी। एयर पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करेंगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेंगी और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी में क्या होता है? मान लो ये आपका फार्म है, तो बीच में तो आप एग्रीकल्चर ही ग्रो करोगे, ऑब्वियस है। तो यहाँ साइड में दे विल ग्रो द ट्रीज, तो ये आप बोल सकते हो कि एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, ओके, देन CSR, ओके, कंपनीज अंडरटेक द अफॉरेस्टेशन टू ऑफसेट द एमिशन, तो प्राइवेट कंपनीज भी CSR का यूज करके अफॉरेस्टेशन कर रही है, राइट। और जो हमने 33% वाला टारगेट देखा था ना, वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आया था। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? इतने सारे फायदे हैं तो भी क्यों हम सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर को? बिकॉज मेनी चैलेंजेस आर देयर, क्योंकि फर्स्ट तो लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज इज देयर, ओके। इंक्रीज अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज अ बिग चैलेंज, ओके। या तो फिर जहां अवेलेबल है वहां प्राइस ज्यादा है। फिर वाटर स्कैरसिटी, ओके, पानी नहीं है ट्री के सर्वाइवल से। जैसे अगर आप कच्छ देखोगे तो कच्छ में बहुत सारा लैंड अवेलेबल है, बट वहां पे सॉइल सलाइन है और पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, तो वहां पे ट्रीज ग्रो नहीं हो पाएंगी। जहाँ पे पानी और लैंड दोनों है तो फंडिंग गैप्स है, ओके, फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर इनएडिक्वेट फॉर मेंटेनेंस। एंड फोर्थ इज कम्युनिटी इंगेजमेंट, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस करना है तो लोकल कम्युनिटी इंगेजमेंट होना ही चाहिए, ओके, लोकल ओनरशिप होनी ही चाहिए। तो ये तीन चार इश्यूज हैं
जो हमें चैलेंज करते हैं। नाउ व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? तो जैसे नेटिव स्पीसीज को प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे अगर आप देखोगे ना कच्छ में, तो वहां पे सॉइल सलाइन है, तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं, नीम, पीपल, बबुल, उनको ग्रो करते हैं क्योंकि दे आर ड्रॉट प्रोन, राइट। तो वहां पे 85% सर्वाइवल ज्यादा है उनका, राइट। देन वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, पानी नहीं है तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज कर कीजिए। कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट कीजिए। जैसे डांग में जाओगे तो वहां पे कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कीजिए, जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी बनाइए, विलेज को पार्टिसिपेट कराइए ताकि वो कंजर्व कर सके, राइट। कार्बन क्रेडिट मार्केट्स, तो कार्बन क्रेडिट मार्केट्स किनको इंसेंटिवाइज करेंगे, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करिए, तो वो भी अफॉरेस्टेशन करने को राजी रहेंगे। ओके, दे विल इंसेंटिवाइज। टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए फॉर मॉनिटरिंग, जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ड्रोन मॉनिटरिंग, फॉर इम्प्रूविंग द प्लांटेशन ट्रैकिंग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑब्वियस है। R&D कीजिए, रिसर्च एंड एजुकेशन, जैसे यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप कीजिए, राइट। तो वहां पे डिफरेंट स्पीसीज जेनेटिक्स में R&D होगी तो ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होगी, राइट। सो रिसर्च इंक्रीज सर्वाइवल रेट बाय द 25% थ्रू द इम्प्रूव soil preparation techniques. So you should do that. So in this way we can write the answer for the tree plantation in the way forward. ये आप कोई भी एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में इसको जस्ट फाइन ट्यून करके ये मेजर पॉइंट्स आप लिख सकते हो। So thank you for watching. So we'll meet in the next editorial. Till then, if you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon button and share it as much as possible. Thank you.